लेकिन अब मैं पुष्पराज के पास आती हूँ कि पुष्पराज, आप इलेक्शन कमीशन के इस रवैये को देखकर क्या कहेंगे? सीधा सीधा एक सवाल उनसे पूछा गया कि भाई आप 2009 और 2024 के बीच में आपके पास जो इलेक्टोरल वोटर लिस्ट है आप उसको दे दीजिए। अब उसको देने में इनके पास इतनी हेजिटेशन आपको क्यों लग रहा है कि है? ये तो डिजिटल डेटा है, अब तो पूरा डिजिटाइज्ड है, उसको देने में तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको क्या लगता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड वाला जैसा जो हम डेटा मांग रहे थे, डेटा मिलते 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 लास्ट मोमेंट पे उनको देना पड़ा और बाद में सारी चीजें एक्सपोज हुई? क्या वही चीज, बिल्कुल एक वही मोमेंट अब आने वाला है 3 महीने बाद अगर ये देंगे रिप्लाई तो, सपोजिंग इफ दे एट ऑल गिव द वोटर लिस्ट? जी पुष्पराज। नीलू जी, आपको, पैनलिस्ट को और हमारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। मुझे नहीं लगता है कि ये डेटा 3 महीने के बाद भी आएगा या 6 महीने के बाद भी आएगा। इनके 4-5 साल जब तक खत्म नहीं होते भाजपा के, इस सरकार के, एनडीए सरकार के, तब तक कोई डेटा देने नहीं वाला है। अगर उन्होंने सेंसस ही नहीं किया, पहली बार 130 वर्षों में पहली बार सेंसस नहीं किया, डिलिमिटेशन नहीं किया, तो कहने का तात्पर्य यह है कि मतलब डेटा से उनको बहुत ज्यादा आपत्ति है, भाजपा सरकार को और उनके जितने भी समर्थक है, जिसमें मैं चुनाव आयोग को भी जोड़ रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जो चुनाव आयोग है उसका प्रथम और नैतिक दायित्व है कि वो भारत की चुनावी प्रक्रिया को और उसकी अखंडता को, उसकी गारंटी ले और हर नागरिक को आश्वासन दे कि 1 पर्सन 1 वैल्यू का जो संवैधानिक मूल्य है वो बरकरार है। यदि चुनाव आयोग न्यूट्रल ना रहे और पक्षपात पूर्ण हो जाए तो चुनाव प्रक्रिया का क्या मतलब रहता है? दुख की बात है कि चुनाव आयोग, जैसे हमारे दोनों पैनलिस्ट ने कहा है, चुनाव आयोग ने अपने करतूतों से जनता का चुनाव आयोग पर से भरोसा खत्म कर दिया है पिछले 11 वर्षों में। और ये सिर्फ 1-2 वर्षों की बात नहीं है। चुनाव आयोग या तो सीधे तौर पर भाजपा के साथ मिलीभगत करता है या वैध मुद्दों को अनदेखा करके इनडायरेक्टली भाजपा का समर्थन करता है। अब इसमें कुछ मैं उदाहरण देता हूँ, चुनाव आयोग के डायरेक्ट मिलीभगत के 1-2 उदाहरण देता हूँ। पहले, चाहे आप ईवीएम हैकिंग की कहानी से सहमत हो या नहीं हो, लेकिन चुनाव आयोग का कर्तव्य था कि जब किसी ने इलेक्शन ईवीएम मशीन के ऊपर डाउट दर्ज किया है, तो उनका कर्तव्य था कि वो सभी दलों को दिखाए कि मशीन को हैक नहीं किया जा सकता। बार बार इंडिया गठबंधन के दलों ने उनको पूछा है कि आप इसका डेमोन्स्ट्रेशन करिए, हम लोग टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं है, टेक्निकल एक्सपर्ट आपके पास होंगे, आप हमारे सामने डेमोन्स्ट्रेट कीजिए कि यह हैक नहीं हो सकता है, फिर वीवीपैट की गिनती कीजिए, वगैरह वगैरह। उन्होंने कई सारे मुद्दे उठाए और मेरे हिसाब से वो सारे मुद्दे वैध है, लेकिन चुनाव आयोग ने उनको पूरी तरह से नजरअंदाज किया है। और मतलब पिछले 5 सालों से लगातार इलेक्शन कमिश्नर के बार बार चेंज होते होते उन्होंने इस मुद्दे को इग्नोर किया है। फिर चुनाव आयोग आचार संहिता, जो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, उसके उल्लंघन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने 173 भाषणों में से 100 भाषणों में नफरत भरे भाषण, हेट स्पीच का इस्तेमाल किया है। चुनाव आयोग चुप रही है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मल्टीपल, अल जजीरा कह रही है, बीबीसी कह रही है, इंडिया की हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, कई सारे न्यूज़पेपर्स ने इसकी जांच की है, इंडिया टुडे ने भी की है। ठीक वैसे ही हजारों हेट पोस्ट और फर्जी ओपिनियन पोल्स सोशल मीडिया पे फैलाए जाते हैं बीजेपी के आईटी सेल से। महाराष्ट्र में ये 2000 के जो 24 असेंबली पोल्स हुए थे, उसमें पूरे पश्चिम महाराष्ट्र में सांप्रदायिक दंगे भी करवाए गए, लेकिन चुनाव आयोग तो बिल्कुल ही मौन रही, जैसे उनका कोई इस चुनाव से कुछ लेना देना नहीं है। वैसे ही चुनाव आयोग इनडायरेक्टली भी बीजेपी का समर्थन करती है, जिसमें ये मुद्दा भी शामिल है। जैसे राहुल गांधी जी ने पूछा है, ईसीआई का कर्तव्य है कि वो वोटर लिस्ट सार्वजनिक करे, चुनाव के पहले जितने हुए हैं और चुनाव के बाद कितनी वोटिंग हुई है। लेकिन क्योंकि इंडिया गठबंधन के को शक है, और ये जायज शक है, कि वोटर लिस्ट में डिलीशन हो रही है अपने इंडिया गठबंधन के समर्थकों के, और एडिशंस हो रही है गैर कानूनी रूप से भाजपा के समर्थकों के। और इसमें एक कंस्टिट्यूएंसी, उसका कंस्टिट्यूएंसी का नाम भूल रहा हूँ, लेकिन विखे पाटिल जी उधर के हैं, उसमें सार्वजनिक रूप से वीडियो निकला कि उनके जो कॉलेज के छात्र है, उनका वोटर जो पटना से है, यूपी से है, अन्य राज्यों से है, उनका नाम लिस्ट में डाला गया था और लिस्ट में दिखाया गया था। बिल्कुल मौन रही चुनाव आयोग। फिर अभी जो हमारे पहले पैनलिस्ट जो जिक्र कर रहे थे, $21 मिलियन का मामला जो है, तो 200 करोड़, लगभग 200 करोड़ का मामला है, जिससे ये डर है कि विदेशी ताकतें हमारी लोकतंत्र में दखल अंदाजी कर रही है। फिर आपको याद होगा, और ये मुद्दा कोई छेड़ नहीं रहा है, 2017 के उत्तराखंड चुनाव में
एक जज जस्टिस जॉर्ज कुरियन, अगर मैं गलत नहीं हूँ, उन्होंने रिटन ऑब्जर्वेशन दी थी, वो उत्तराखंड हाईकोर्ट में जज थे उस समय, उन्होंने रिटन ऑब्जर्वेशन दी थी कि वोटिंग के बाद ईवीएम की मशीन बदली गई है, जो मशीन में वोट दर्ज किया था और जो मशीन सामने कोर्ट के सामने आई थी, 7 मशीनें वो बदली गई थी। अब इस इन सब चीजों को आप माने या ना माने, लेकिन चुनाव आयोग का उत्तरदायित्व है कि वो स्पष्टीकरण दे ताकि इलेक्टोरल प्रोसेस में फेथ रिस्टोर हो जाए। कड़वी सच्चाई ये है कि चुनाव आयोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल कानून का उल्लंघन कर रही है, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो आचार संहिता है उसके उल्लंघन को अनदेखा कर रही है और सीधे भाजपा के साथ मिलीभगत कर रही है। और चुनाव आयोग, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे, चुनाव आयोग ने जवाबदेही से बचने के लिए सच्चाई या डेटा को निकालने का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है इतना बढ़ा दिया है कि आम नागरिक तो दूर, कोई दल भी इसका मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भर नहीं पा रही है। तो क्योंकि इतना समय लंबा है, महंगा हो जाता है, कोर्ट केस लड़ना महंगा हो जाता है, हर छोटी छोटी बात पे अगर आपको जाना पड़ रहा है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट 3-3 4-4 महीने लगा रहे, कुछ मामलों में 2-2 साल लगा रहे, तो उस चुनाव का क्या मतलब है? आपको याद होगा जब महाराष्ट्र में ये डिफेक्शन करवाया गया था, पार्टी को तोड़ा गया था, अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे जी और एमवीए की सरकार को राहत दी थी, लेकिन उन्होंने कब दिया? 2 साल के बाद। 2 साल के बाद उसमें उन्होंने एनसीपी को तोड़ दिया, शिवसेना को तोड़ दिया, सरकार गिरा दी, बदल दी, नए स्कीम लॉन्च कर दिए, नया चुनाव आ गया, तब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ले रही है। तो चुनाव आयोग और भाजपा मिलकर आम नागरिकों से अपने राजनीतिक विकल्प छीन रहे हैं और हमारे लोकतंत्र को मेथोडिकली नष्ट कर रहे हैं। और इसमें इससे ज्यादा और क्या मतलब हम कह सकते हैं? पूरा पूरा मतलब पूरी देश उनको देख रही है। आप जो कह रहे हो, मतलब पूरी जनता, पूरा देश, जितने भी प्रगतिशील ताकतें हैं जो संवैधानिक मूल्यों में आस्था रखते हैं, वो आज सब लोग निराश हो गए हैं कि अगर चुनाव आयोग जो न्यूट्रल अंपायर रहना चाहिए, अगर वो ही अगर उनके साथ मिलीभगत कर रहे हैं, तो चुनाव का मतलब क्या है? ये अब डेमोक्रेसी थोड़ी है अब। जी नीलू जी। बिल्कुल। अंत में क्या कहेंगे पुष्पराज, इस पूरे चुनावी लोकतंत्र की प्रक्रिया में, और क्या वाकई में कांग्रेस अब पूरे इंडिया गठबंधन को इसमें एक साथ लेकर आ सकती है कि भाई चुनावी लोकतंत्र को बचाने की एक बड़ी मुहिम सड़क पर भी लड़ी जाए, अदालत में तो जो लड़ रहे हैं वो लड़ी रहे? नीलू जी, ये जो थ्रेट पूरे भारत के लोकतंत्र पे है आज, जो मंडरा रहा है, जैसे रविंद्र जी ने कहा है, अरुण जी ने भी कहा है, इसको लड़ने का कर्तव्य सिर्फ इंडिया गठबंधन के ऊपर नहीं है, लेकिन हर नागरिक के ऊपर है। जैसे रविंद्र जी कह रहे थे, ये चुनावी जो दल होते हैं वो सिर्फ एक हिस्सा है इस बड़ी लोकतंत्र का, चुनावी लोकतंत्र का, और इसे हमें बचाने के लिए हम सबको कुछ ना कुछ करना ही होगा। एज फार एज इंडिया गठबंधन की बात जो है, मुझे लग रहा है जैसे अरुण जी जिक्र कर रहे थे, जो अलग अलग फॉर्म्स है, फॉर्म 17C है, फॉर्म 6 है, जो भी अलग फॉर्म्स है, बेसिकली अब करना क्या होगा, जैसे बिहार का चुनाव आएगा, फिर उसके बाद असम का चुनाव आएगा, फिर उसके बाद केरल का आएगा, जितने भी चुनाव आएंगे अब इसके आगे, इसमें मैन टू मैन, जैसे फुटबॉल, हॉकी और बास्केटबॉल में एक फ्रेज है, एक कहावत है, मैन टू मैन मार्किंग। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, हर बूथ पे आपको सतर्क रहना पड़ेगा, आपके बूथ एजेंट को सतर्क रहना पड़ेगा, वो फॉर्म कलेक्ट करना पड़ेगा। सिविल सोसाइटी को आप डिप्लॉय कर सकते हो कि पहले जाके आप ये फॉर्म कलेक्ट करिए, ताकि अगर पार्टी अगर उधर सक्षम नहीं है या संगठन उधर कमजोर है, तो सिविल सोसाइटी को उधर जाके ये काम करना पड़ेगा, जिसमें हम लोग इसमें एक भूमिका अदा कर सकते हैं। और आपके माध्यम से, जैसे आपके चैनल कर रहे हैं और कई अन्य चैनल करेंगे प्रगतिशील जो है, वो उनसे इस मामले के ऊपर उनको जागरूकता दे कि क्या हमने करना चाहिए। एक तो ये रहा, ये शॉर्ट टर्म हर चुनाव पे मैन टू मैन मार्किंग करना होगा, अदरवाइज तो हर चुनाव ये चुराते लेते जाएंगे, जैसे हरियाणा और महाराष्ट्र में हुआ है। लेकिन संरचनात्मक बात यह है कि जब तक आचार संहिता को हम लोग कोई कानूनी ढांचा नहीं दे, जब तक इसको एक जस्टिशिएबल ना करे, ये सारी जो प्रक्रिया है ये सब, और इलेक्शन कमीशन को और ताकतवर करे, जब तक हम लोग जो इन्होंने अमेंडमेंट लाया है कि चीफ जस्टिस को उधर से निकाल दिया उनके सिलेक्शन प्रोसेस से, कमिश्नर्स के, चुनाव कमिश्नर से, जब तक ये सारी जो कानूनी और नीति में जो बदलाव लाए हैं भाजपा, जब तक इसको हम लोग एड्रेस नहीं करते, ये प्रॉब्लम रिकर करती रहेगी। तो उस माध्यम से इंडिया गठबंधन के जितने भी सरकार है, तमिलनाडु में है, केरल में है, तेलंगाना,
कर्नाटक, हिमाचल और आने वाले जितने भी चुनाव आने वाले हैं, सॉरी क्या जम्मू कश्मीर में भी है, पंजाब में भी है, वेस्ट बंगाल में है, इन सबको इकट्ठा होकर सरकारों को दबाव डालना होगा भारत सरकार पे, चुनाव आयोग पे। तो आप जो कह रहे हैं, जिस पे आप इशारा कर रहे हैं, ये जो मुहिम चलाने की जो ज़िम्मेदारी है, क्योंकि राजनीतिक दल हालाँकि उसका लोकतंत्र में सिर्फ़ एक हिस्सा है, लेकिन राजनीतिक दल के पास जो साधन होते हैं, जो एक्सेस होता है, जो शक्ति होती है, वो आम नागरिक के पास नहीं होती है, राइट? तो इन लोगों को इकट्ठा होकर एक मुहिम चलानी होगी कि अपने जो इलेक्शन प्रोसेस की जो चुनाव प्रक्रिया की जो सैंक्टिटी है, उसको बरकरार रखने के लिए एक बैठक करनी होगी। जैसे इंडिया गठबंधन लगातार बैठक करती थी। अनफॉर्च्युनेटली दुर्भाग्य से क्या हुआ है कि इंडिया गठबंधन के पास एक सेक्रेटेरिएट नहीं है। जब तक आपके पास एक कोर नर्वस सिस्टम नहीं है, जब तक आपके पास एक सेक्रेटेरिएट नहीं है, ये सारी प्रोसेस आप सिर्फ एक ख़याली पुलाव बिल्कुल, रह जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जितना हम लोगों से हो सकता है, हम लोगों ने इंडिया गठबंधन के जो वरिष्ठ नेतागण हैं, उनके ऊपर प्रेशर डालना होगा कि देखिए आपको स्टेप बाय स्टेप काम करना होगा। पहले तो आप एक सेक्रेटेरिएट एस्टैब्लिश करिए जो ये सब एक्टिविटीज़ कोऑर्डिनेट कर सके, सिविल सोसाइटी के साथ कोऑर्डिनेट कर सके, अरुण जी जैसे, रविंद्र जी जैसे, एडीआर जे जगदीप छोकर है, इन लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन आपको तालमेल रखनी होगी। उनके इनपुट्स आपको लगातार सुनने होंगे और उनको उसके ऊपर काम करना होगा। तो एक सेक्रेटेरिएट की ज़रूरत है, पहली बात। दूसरी बात, आपको चुनाव के बूथ एजेंट को ट्रेनिंग देनी होगी कि आपको कैसे सतर्क रहना है। सिविल सोसाइटी को जहां आपकी संगठन कमजोर है, उसका एक मैपिंग कर लीजिए। उधर उन कंस्टिट्यूएंसीज में, उन बूथों पे, उन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ आपने उनको भेजना है कि ये डेटा पहले से, वोटर लिस्ट का डेटा आप पहले से इकट्ठा करिए। दूसरी बात। तीसरी बात, ये सब करने के साथ-साथ फिर आप एक इकट्ठा होके एक यूनाइटेड तरीके से भारत सरकार और चुनाव आयोग को टाइम बाउंड आप जवाब देने के लिए प्रेशराइज करें, जिसमें आप सुप्रीम कोर्ट को भी या हाई कोर्ट को भी आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपने सिस्टमैटिकली ये काम किया तो मुझे नहीं लगता ये असंभव है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जितना राइट ऑर्गेनाइज है, भाजपा संघ परिवार जितना ऑर्गेनाइज है, उनको तो मतलब सत्ता की हवस है और उस हवस के कारण वो पूरी तरह से संगठित है और एक रूप से काम करते हैं। तो हमने भी उतना ही संगठित होना होगा। अगर अगर अपने आप को हम लोग ऑर्गेनाइज नहीं करते और संगठित नहीं करते, तो ये बहुत मुश्किल होने वाला है बिल्कुल, बदलाव बिल्कुल, लाने के लिए। जी नीलू जी। बिल्कुल।